प्यारे बच्चों, मैं गोपाल सर गुरुजी हिंदी चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लास 12 की पुस्तक आरोह से जुड़ रहा हूँ। ये कुंवर नारायण से परिचय कराना चाहते हैं कविता के बहाने। आइए देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ना क्या माने, चिड़िया क्या जाने। इसमें कवि यह बताना चाहता है कि कविता चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती हैं। वह स्वयं भी उड़ान भरती हैं। उसमें नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसकी ओर छोड़ जान ही नहीं पाती। कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधि पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में। आशय यह है, मतलब यह है कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित होती है। कविता किस प्रकार की कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती हैं, यह बेचारी चिड़िया की समझ से परे है। अर्थात प्रकृति असीम है, किंतु कविता का क्षेत्र अनंत है। प्यारे बच्चों, इसके अर्थ ग्रहण का प्रश्न इस प्रकार से है। आप देख रहे होंगे ये बुक में, यहाँ पर पाठ तथा रचनाकार का नाम लिखिए। कविता की उड़ान की तुलना कवि ने किससे की है? चिड़िया का पंख लगा शब्द को कवि ने पंख से क्यों जोड़ा है? आइए दूसरे कविता की बंद से जुड़ते हैं हम। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अर्थात इसमें कवि यह बताना चाहता है कि कविता फूलों को खिलता देखकर खिलती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। उसमें नए नए रंग, भाव, सौंदर्य प्रचुर मात्रा में भर जाते हैं, परंतु फूल बेचारा ससीम है, इसकी सीमा निश्चित है। वह कविता को सुगंध और सौंदर्य से भर देता है, किंतु कविता के खिलने को नहीं समझ पाता, उसका बोध सीमित है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित भी हो जाता है, किंतु कविता किस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है। वह घर के भीतर और बाहर हर घर द्वार पर अपनी भाव सुगंध बिखराती रहती है। इस बारे में बेचारा फूल कुछ नहीं जानता, अज्ञान है वह तो बस सुगंध से भरना और फिर एक दिन झड़ जाना अर्थात समाप्त हो जाना, इतना ही जानता है। आइए अर्थग्रहण के प्रश्न को इसको देखते हैं। अधोलिखित काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। दूसरा प्रश्न है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस पद्यांश का मूल आशय स्पष्ट कीजिए। बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है, स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, आइए अगली पंक्ति से हम जुड़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है
चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने की माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने की माने। अर्थात इस पंक्ति में कवि यह बताना चाहता है कि कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करता है, कवि शब्दों से खेलता है। जिस प्रकार बच्चे मैदान में खेलते हैं, घर में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, उसी तरह से कवि शब्दों से खेलता है, काव्य से खेलता है। वह शब्दों के भावों के विचारों को नए नए खेल के माध्यम से, नए नए रचना विधि के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, वह इस उस सभी घरों में समान रूप से घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं यह तो बच्चे ही जानते हैं। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन में बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को बारी देता है और सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। आइए बच्चों, इसके अर्थ गैर के प्रश्न को देखते हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कविता रचने और फूल खिलने से क्या समानता है? कवि ने कैसे समझाया है कि कविता के प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती, बिना मुरझाए महकना और सब घर एक कर देने का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें विश्वास है आपको यह कविता समझ में आई होगी। आइए हम दूसरी कविता की पंक्ति से जुड़ते हैं। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा का उलटा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। प्यारे बच्चों, इसका भाव इस प्रकार से जानते हैं कि कवि कहता है कि मेरे मन की एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं। जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने की चेष्टा की, बात की सरलता खो गई, सरल सी बात जटिल हो गई। तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलना शुरू किया, और जब बात न बनी तो मैंने फिर से शब्दों को काटा छाटा, तोड़ा मरोड़ा, इधर घुमाया उधर घुमाया, इधर फिराया उधर फिराया। मैंने चाहा कि मूल बात प्रकट हो सके। मैंने कोशिश की कि मेरे मन की बात सहजता से प्रकट हो जाए और फिर भाषा की उलटफेर के बने जंगल से मुक्ति मिले, परंतु दोनों बातें ना हो सकी। इधर कोशिश करने पर भाषा और अधिक जटिल होती गई, उधर मूल बात भी अपनी सरलता खोती हुई जटिल होती गई। इस प्रकार पल जटिलता बढ़ती गई, समस्याएं खड़ी होती गई और सरल काम बड़ा कठिन हो गया। प्यारे बच्चों, इसके अर्थ गहन को प्रश्न को देखते हैं। इस काव्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। अर्थात उपर्युक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके रचनाकार कौन है? भाषा के चक्कर से क्या आशय है? भाषा के किन दुर्गुणों के कारण बात टेढ़ी फंस गई? बात को पाने के चक्कर में कवि ने क्या किया? कवि द्वारा भाषा को तोड़ने मरोड़ने का दुष्परिणाम क्या हुआ?
प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप समझे होंगे। आइए हम अगली पंक्ति से जुड़ते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैंने पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा का बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चों की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? आइए इसके भाव को देखते हैं। भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने के मूल भाव से उसका मूल भाव ही प्रभाव ही नष्ट हो गया, उसकी व्यंजना ही नष्ट हो गई, उसकी अभिव्यक्ति ही कुंद हो गई। भाषा भाव विहीन खेल बनकर रह गई। भाषा की उछाल कूद शेष रह गई, मूल कथ्य नष्ट हो गया। अंत में कवि ने झल्लाकर अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूस ठूस कर ऐसे ही छोड़ दिया। तब वह कविता ऊपर से अच्छी भली कविता जैसी दिखने लगी, परंतु उसका आंतरिक अभिव्यक्ति बिखर गई। कथन से कोई प्रभाव नहीं रहा, भावों की सघनता नष्ट हो गई, वह कविता प्रभावहीन हो गई। तब बात ने शरारती बच्चों की तरह कवि से कीड़ा करते हुए पूछा, तुझसे खेल खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, अपनी बेवकूफी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने कभी भाषा की सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? यदि नहीं सीखा तो हमारी तुम्हारी अक्षमता है, अयोग्यता है। हम अपने प्रभाव से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाए, हमेशा असहज है। इस प्रकार से कवि ने इसके अर्थ गहन के भाव को बताया है। ये हम प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। प्रश्न का है, पाठ तथा रचनाकार का नाम लिखिए। भाषा के संदर्भ में पेच शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया है? पेज को उल्टा घुमाने पर क्या होता है? पाठ में क्या संदेश दिया गया है? इस तरह से सहज भाव में हमने आपको इसके अर्थ गहन के प्रश्न को समझाया। प्यारे बच्चों, आप इसके सहज भाव को समझ करके अपनी सुनहरे भविष्य को सुंदरतम ढंग से गढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं गोपाल सर एक बार फिर आपको गुरुजी हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैंने आपको समझाया, इसको समझेंगे और लाभ उठाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।